हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आरोहीज फाइनेंशियल वर्ल्ड। दोस्तों, हम पेश करते हैं आपके सामने हमारा एक नया वीडियो जिसका टॉपिक है 10 मस्ट नो फाइनेंशियल हैबिट्स, यानी कि फाइनेंशियल बिहेवियर या फाइनेंशियल हैबिट से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण बातें जो आप सभी को जरूर जाननी चाहिए। ऐसी बहुत सारे फीडबैक्स हमको हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमारे फ्रेंड्स और हमारे कॉन्टैक्ट्स के थ्रू मिल रहे थे, और उन सभी से जो भी फीडबैक्स और कॉन्टैक्ट्स और कमेंट्स मिल रहे थे उनमें से हमने कुछ एक्सट्रैक्ट निकालते हुए कि नया वीडियो बनाया है। तो आइए देखते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स या बहुत सारे कलीग्स या बहुत सारे फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स, उनका क्वेश्चन बहुत सारे थे फाइनेंशियल से रिलेटेड, जिसमें से कुछ एक क्वेश्चन थे। कई लोगों ने मुझसे शिकायत की कि सर, हम पैसे तो सेव करना चाहते हैं लेकिन मेरे पास पैसे बचते ही नहीं है सेव करने के लिए। इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि मैं इस महीने से नहीं, अगले महीने से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं कहीं ना कहीं से पैसे सेव करूं। लेकिन कुछ एक का तो एक क्वेश्चन अजीब सा था कि जिनकी इनकम अच्छी खासी थी, लेकिन जब उनसे पूछा कि क्या आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या क्या आप सेविंग्स करते हैं, तो उनका कहना था कि सर, मेरे पास पैसे बचते ही कहाँ हैं, मेरे पैसे जाते कहाँ हैं, मुझे पता ही नहीं चलता। तो इन सभी क्वेश्चंस को, इन सभी प्रॉब्लम्स को आप किस तरह से अपने फाइनेंशियल बिहेवियर के थ्रू हटा सकते हैं या इनका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर ये सभी प्रॉब्लम्स आपके पास एग्जिस्ट करती हैं तो इनका इस वीडियो के थ्रू आप जरूर, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी इन प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई एक सोल्यूशन निकाल सकूं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली हैबिट क्या होती है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सेविंग्स वो होती है जो हमारी इनकम आती है, उसमें से हम जो भी एक्सपेंडिचर या जो भी हमारी मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, यदि हम उसको कर लेते हैं तो उसके बाद जो पैसे बचते हैं वो हमारी सेविंग्स होती है। नहीं दोस्तों, यही तो सबसे बड़ी भ्रांति है, यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है आप लोग की। सेविंग्स वो नहीं होती जो आप इनकम में से एक्सपेंडिचर करने के बाद जो बच जाता है उसको कहते हैं, बल्कि सेविंग्स वो होती है जो भी आपकी इनकम है उसमें से आप अगर अपना सेविंग्स का पोर्शन अलग कर देते हैं तो जो बचता है उसको आप एक्सपेंड करते हैं। यानी कि अगर आपकी मान लीजिए सैलरी 1 लाख रुपए है और आप चाहते हैं हर महीना 20% सेव करना, तो यानी कि जब भी आपके पास 1 लाख रुपए आपके खाते में सैलरी के फॉर्म में क्रेडिट हो या इनकम के फॉर्म में क्रेडिट हो, उसमें से 20,000 आप पहले ही अलग कर दीजिए और जो 80,000 बचे उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक्सपेंडिचर प्लान कीजिए। तो दिस इज द फाइनेंशियल हैबिट नंबर 1। आइए देखते हैं अगले रूल के बारे में। दोस्तों, हैबिट नंबर 2 क्या कहती है? हैबिट नंबर 2 कहती है कि ऑलवेज मेंटेन अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ योर मंथली इनकम एंड मंथली एक्सपेंडिचर। जी हाँ, आपको एक छोटी सी डायरी मेंटेन करनी चाहिए कि आपके पास मंथली क्या क्या इनकम आ रही है। जैसे बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि एक सैलरीड इनकम होती है या एक बिजनेस इनकम होती है, एक फिक्स्ड इनकम होती है, प्लस इसके अलावा कुछ एक इन्वेस्टिंग इनकम्स भी होती हैं। जैसे किसी किसी की एफडीआर होती है तो उसको मंथली इंटरेस्ट मिलता है, या किसी की इन्वेस्टमेंट होती है, तो आपको उसका एक रिटन रिकॉर्ड रखना चाहिए। प्लस आप मंथली में क्या क्या आपके रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि जो भी यूटिलिटी बिल पेमेंट्स हैं आप वो रेगुलर बेसिस पे दे रहे हैं, बच्चों की फीस रेगुलर बेसिस पे दे रहे हैं, घर का राशन पानी किराने का सामान और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप रिकरिंग बेसिस पे दे रहे हैं। तो उन सभी का आप एक रिकॉर्ड कीपिंग कीजिए, एक छोटी डायरी। आजकल तो बहुत सारे डिजिटल एप्स भी आ गए हैं जिसमें आप इस तरह की मंथली रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अपने इनकम और एक्सपेंडिचर की। यदि आप अपना इनकम और एक्सपेंडिचर का मंथली रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे तो आप अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन कर पाएंगे कि आपके कैश फ्लोज कहां से पैसे आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। और आपको इससे काफी बेनिफिट ये मिलेगा कि आप यह जान सकते हैं कि हमारा पैसा कहां हमें फालतू में खर्च हो रहा है। आप उस पर एक रिकॉर्ड कर सकते हैं और उन चीजों को कम कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट हैबिट के बारे में। हैबिट नंबर 3 क्या कहती है? हैबिट नंबर 3 हमारी होनी चाहिए कि आप कभी भी स्मॉल सेविंग्स करने से हेजिटेट मत करें। डोंट हेजिटेट टू मेक स्मॉल सेविंग्स। डू द सेविंग्स इन दोज इंस्ट्रूमेंट दैट यू अंडरस्टैंड बेटर रादर देन दोज दैट यू परचेज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। जी हाँ दोस्तों, आपको छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, छोटी छोटी सेविंग्स करनी चाहिए। छोटी छोटी सेविंग्स भी किस फॉर्म में? उन इंस्ट्रूमेंट्स में जो आपको समझ में आते हैं, जिन पे आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आप अच्छे से प्लान कर सकते हैं। किसी के इन्फ्लुएंस में या किसी इन बातों में कि उसने ऐसा ऐसा इंस्ट्रूमेंट किया है, उसके लिए अच्छा है तो मेरे लिए भी अच्छा होगा। जी नहीं, सबका इन्वेस्टमेंट हैबिट्स अलग होती हैं, सबके इन्वेस्टमेंट के टारगेट्स अलग होते हैं, सबकी लाइफ स्टाइल अलग होती है, सबकी रिस्क एपेटाइट अलग होती है। तो ये सारी चीजें जब सबकी अलग अलग है तो सबके लिए एक जैसा इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर सकता। इसीलिए आप केवल उन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करिए जो आपको इजीली समझ में आते हैं और छोटी छोटी सेविंग्स करिए, क्योंकि याद रखिए दोस्तों, जिंदगी के बड़े बड़े टारगेट छोटी छोटी सेविंग्स और छोटे छोटे एफर्ट से ही पूरे होते हैं। हैबिट नंबर 4 क्या होती है? ऑलवेज
prefer to take finance for asset creation instead of utilizing your lump sum money for the purpose provided if you have a regular source of income to pay EMI regularly। जी हाँ दोस्तों, आपको यदि कोई एसेट क्रिएट करना है, जैसे कि सपोज अगर आप एक कार खरीदना चाहते हैं या एक घर खरीदना चाहते हैं, भले ही आपके पास उसको खरीदने के लिए लमसम पैसे हों, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप बैंक के थ्रू उसके लिए पर्टिकुलरली फाइनेंस अवेल कीजिए। इसका रीजन क्या है? क्योंकि कार लोन के लिए या एसेट क्रिएशन के लिए या घर खरीदने के लिए बैंक से फाइनेंस कम इंटरेस्ट पे इजीली अवेलेबल होता है। इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा। सपोज अगर आपके पास एक कार आप परचेज करना चाहते हैं और उसके लिए आप 5 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट लग रहा है, तो आप चाहते हैं कि मेरे पास 5 लाख रुपए है, मैं क्यों ना इस 5 लाख रुपए से एक कार खरीद लूं। तो देखिए, अगर आप वह 5 लाख रुपए 6% यानी कि आज की जो डिपॉजिट की रेट है उस पर इन्वेस्ट करते हैं 7 साल के लिए, तो आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है 7,58,612 रुपए। और अगर वही 5 लाख रुपए आप बैंक से लोन लेके अपनी कार परचेज करते हैं 7 साल के लिए, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आप 7% पे करते हैं, तो आपको लोन टोटल अमाउंट पे करना होता है 6,33,893 रुपए। यानी कि अगर आप वही 5 लाख रुपए जो लमसम कार परचेज के लिए यूज करना चाहते थे, आप अगर वही पैसा 5 लाख इन्वेस्ट करके और वही कार अपने बैंक से फाइनेंस करा लेंगे, तो आप मोटा मोटी आपने कार तो परचेज कर ली, आपके पास एक फिक्स्ड एसेट भी क्रिएट हुआ, साथ ही साथ आपके इन्वेस्ट की हुई मनी से आप 1,24,720 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट अर्न कर पाए। तो इस तरह के अगर आपको कोई भी एसेट क्रिएशन करना हो, तो आप पहले एक एडवाइस ले लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और कोशिश करिए कि एसेट क्रिएशन के लिए हमेशा फाइनेंस अवेल करिए। नेक्स्ट कौन सी हैबिट होगी, आइए जानते हैं उसके बारे में। तो हमारी नेक्स्ट हैबिट कहती है कि हमेशा आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई फाइनेंस या आपने लिया हुआ है, तो जो भी हाई कॉस्ट डेट्स है, मतलब जो भी उधार जिस पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ रहा है, उसको सबसे पहले पे करें। एग्जांपल के तौर पे यदि आपने कोई पर्सनल लोन ले रखा है, तो जनरली उसकी ईएमआई या उसके इंटरेस्ट कॉस्ट सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वह क्लीन नेचर का जो है लोन होता है। साथ ही मॉर्गेज और कार लोन्स ये सब जो है मॉडरेट रिस्क में आते हैं। कार लोन थोड़ा सा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आता है और होम लोन सबसे सस्ता होता है। तो यदि आपके पोर्टफोलियो में, यदि आपके फाइनेंस में, यदि आपके प्लानिंग्स में ये सारे लोन्स अवेल किए हुए हैं आपने, तो आप सबसे पहले कोशिश कीजिए कि मुझे सबसे पहले जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है वह लोन मुझे सबसे पहले खत्म करना है। यदि आप इस तरह से करेंगे, तो आपका जो सेविंग्स का या आपकी इनकम का जो एक मेजर पोर्शन है वो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हैबिट के बारे में जानते हैं। अदर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, तो कोशिश करिए कि आप उसका जो है प्रीमियम आप एनुअल बेसिस पे करें। क्यों? क्योंकि एनुअल बेसिस पे करने पे आपको उसका जो है ईएमआई का जो टोटल अमाउंट है वो कम हो जाता है। साथ ही अगर आप रिकरिंग डिपॉजिट का यूज कर सकते हैं उन ईएमआई को क्रिएट करने के लिए। ईएमआई को अगर आप रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारा एक बैंक अकाउंट सीक्रेट फीचर्स के नाम का एक वीडियो हमने बना के रखा हुआ है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। इसका लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट हैबिट के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट हैबिट क्या कहती है हमारी? नेक्स्ट हैबिट कहती है कि ऑलवेज प्रेफर टू टेक लाइफ इंश्योरेंस इन द फॉर्म ऑफ टर्म प्लान। इंश्योरेंस इज नॉट फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट इज फॉर द पर्पज ऑफ टू कवर द रिस्क ऑफ अनफोर्सीन इवेंट। यानी कि आप अगर इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं या आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, तो कोशिश करिए कि टर्म प्लान के फॉर्म में लें। क्यों? क्योंकि टर्म प्लान के फॉर्म में आपको कम प्रीमियम में आपको ज्यादा रिस्क कवर मिलता है। बहुत सारे लोगों की ऐसे पैसे सोचना ये होता है कि यदि यार हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो इंश्योरेंस हमें ऐसा इंश्योरेंस लेना चाहिए कि यदि हमें कुछ नहीं हुआ तो हमारे पैसे वापस मिल जाएंगे। दोस्तों याद रखिए, टर्म प्लान में आपको कम प्रीमियम देना होता है, लेकिन आपको रिस्क कवर अच्छा खासा मिलता है। बजाय इसके कि अगर आप ज्यादा प्रीमियम दें और आपको रिस्क कवर कम मिले, तो वो उससे ज्यादा अच्छा है कि आप टर्म प्लान में इन्वेस्ट करें। आइए देखते हैं हैबिट नंबर 8। Take health insurance of yours and dependent family members. Hospitalization, domiciliary treatments and OPD expenses आजकल बहुत ही महंगे हो गए हैं, तो आपको जरूर से जरूर अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए या अपने फैमिली मेंबर्स का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। और हो सके तो आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा फैमिली फ्लोटर पॉलिसीज अवेलेबल हैं, तो कम से कम अपने फैमिली मेंबर्स का, खुद का, अपने डिपेंडेंट पेरेंट्स का, सबका जो भी मार्केट में पॉलिसीज वगैरह अवेलेबल हैं वो देख के आप हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लीजिए। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड कॉस्ट आजकल काफ़ी बढ़ गई है। यदि कोई अनफोर्सीन इवेंट होता है, यदि कभी आपका हॉस्पिटलाइजेशन होता है, तो एक अच्छा खासा पोर्शन आपकी सेविंग्स का, आपके फंड्स का
हॉस्पिटलाइजेशन में लग सकता है, तो बेटर है कि उस रिस्क को कवर करने के लिए हमेशा हेल्थ इंश्योरेंस जरूर से लें। और एक चीज और दोस्तों, पॉलिसी से रिलेटेड यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है आपके फैमिली मेंबर्स को जरूर मालूम होनी चाहिए। कोशिश करके रखें कि अपने सभी फैमिली मेंबर्स को इसके बारे में बता के रखें कि हमने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है जिसमें ये कवरेज है, ये क्लेम प्रोसेस है। दोस्तों, एक बहुत ही फेमस कोट है, हेल्थ इज वेल्थ, तो जरूर से इसका पालन रखिए, क्योंकि याद रखिए स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। हैबिट नंबर 9, ऑलवेज मेक कंटिजेंसी फंड दैट मस्ट बी एटलीस्ट 6 months ऑफ योर इनकम। तो दोस्तों, हमेशा अपने पास एक इमरजेंसी फंड का कॉर्पस बना के रखिए, क्योंकि लाइफ इज वेरी अनसर्टेन। आपको कभी पता नहीं चलेगा कि किस तरह के इवेंट आ जाएंगे। जैसे कि अभी कोविड के टाइम्स में अचानक से लॉकडाउन लग गया था, बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब खो दी, उनके पास इनकम का कोई सोर्सेज नहीं था, और उस मैटर को सेटल होने में भी काफी लंबा टाइम लगा, 2 से 3 महीने लग गए थे। तो बहुत सारे लोगों को काफी दिक्कतें हुई। तो इसलिए इस तरह का कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आपके सामने कभी भी आ सकती है, तो हमेशा एक कंटिजेंसी फंड या इमरजेंसी फंड आप बना के रखें जो कि 6 months ऑफ योर इनकम होना चाहिए। नेक्स्ट जानते हैं फाइनल हमारी हैबिट नंबर 10 के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मेंटेन अ डायरी विद रिकॉर्डेड डिटेल ऑफ फॉलोइंग डिटेल्स। आपको एक डायरी मेंटेन करनी होगी अपने घर में, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जरूर नोट डाउन होनी चाहिए, जैसे कि आपके अकाउंट और इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स होनी चाहिए उसमें। नेक्स्ट क्या है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज और उसके क्लेम प्रोसेस के बारे में कुछ ना कुछ ब्रीफ जानकारी या कॉन्टैक्ट नंबर्स या कहां आपको इंटीमेट करना है वो होना चाहिए। साथ ही आपने कौन कौन सी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, उसके बॉन्ड्स की डिटेल वगैरह होनी चाहिए उसमें। आपके कौन कौन से नॉमिनीज हैं किस किस अकाउंट में या किस किस पॉलिसीज में, उसका एक रिकॉर्डेड डेटा होना चाहिए। साथ ही आपके कौन कौन से लॉकर्स वगैरह कहीं अगर आपने ले रखे हैं तो उसका एक रिकॉर्डिंग करके रख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स वगैरह जैसे कि आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स हो गए, अदर डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, उसकी एक रिकॉर्डेड डिटेल्स आप इस डायरी में मेंटेन कर सकते हैं। और ये डायरी आप कॉन्फिडेंशियल तरीके से अपने पास रख सकते हैं या अपने फैमिली मेंबर में जिस किसी पे भी आपको भरोसा है उसके साथ ये डिटेल शेयर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि लोगों को, मान लीजिए कभी कोई फैमिली मेंबर अगर या सीनियर पर्सन कहीं फैमिली में नहीं अवेलेबल होता है तो लोगों को इसके बारे में डिटेल्स इकट्ठा ही नहीं मिल पाती हैं। तो इस तरह के एक फाइनेंशियल बिहेवियर या ये हैबिट्स अगर आप अपने अंदर लेके आएंगे तो आपको काफी हेल्प करेगा। तो यही 10 मस्ट नो फाइनेंशियल हैबिट्स थी। मेरा ख्याल है कि यदि आप ये 10 जो फाइनेंशियल हैबिट्स मैंने अपने वीडियो में बताई हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो इनसे जाहिर तौर पे आपको काफ़ी लाभ होगा। और हो सकता है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि मेरे पास पैसे नहीं बचते, कहाँ जाते हैं मेरे पैसे, अगले महीने से मैं पक्का सेव करूंगा, या करूंगा तो कैसे करूंगा, कहाँ कहाँ करना चाहिए, या मुझे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए फाइनेंशियल बिहेवियर से या फाइनेंशियल हैबिट से रिलेटेड। आपके इस पूरे फाइनेंशियल बिहेवियर को इंप्रूव करने में हमारा ये वीडियो जरूर मददगार होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपकी जो भी क्वेरीज हो या जो भी सुझाव हो या जो भी कमेंट्स सेक्शन में जाके उसको जरूर कमेंट करिए। साथ ही साथ एक बेल आइकन प्रेस कीजिए। और हम फेसबुक पे भी और ट्विटर पे भी हमारा पेज अवेलेबल है। हम चाहेंगे कि आप हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर पेज को लाइक करें और हमारा वीडियो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच।